नमस्कार मित्रों, मैं नरपत सिंह सुपर 7 की तरफ से। आज अपना टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा युगीन सभ्यता। इसका प्रथम भाग हम कल पढ़ चुके हैं। प्रथम भाग में हमने सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा युगीन नाम क्या पड़ा, इसकी खोज किसने की तथा ये कहाँ कहाँ इसके जो शहर थे या उस शहर में क्या क्या मिला हमें, उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। तो इससे आगे का जो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसमें व्यापार क्या था, कृषि क्या था, इनका आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इनका राजनीतिक तथा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण रहे, वो हम आज पढ़ेंगे। तो जैसा कल हमने पढ़ चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीय जीवन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसको एक नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे का उपयोग किया गया है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये तो दो उपनाम हो गए इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। अब इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, कुछ तो कारण रहा होगा। नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं वर्तमान में, तो लगभग उन स्थलों या उन शहरों के जो शहर दो स्थितियों में मिला है। मतलब दो जगह एक ही शहर में दो ऐसी जगह मिली है जो देखी जाती है। जैसे एक शहर दो भागों में मिला, एक पश्चिम भाग हो गया और एक हो गया पूर्वी भाग। पश्चिम भाग से पूर्वी भाग थोड़ा बड़ा था, तो कहा जाता है कि पूर्वी भाग में लोग ज्यादा रहते होंगे। तो इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया उनके उत्खनन के हिसाब से कि पूर्वी भाग में यहाँ के धनी लोग तथा पुरोहित लोग वगैरह रहते थे, तथा पूर्वी भाग में यहाँ के जो साधारण नगरवासी होते थे वो रहते थे, जिसमें साधारण शिल्पी, कुंभार जो भी आ जाए वो साधारण नगरवासी वहां रहते थे। तो ये नगर था, नगर चारों तरफ किलेबंदी है नगर के चारों तरफ, ठीक है। नगर में उच्च निकासी की व्यवस्था की गई है, वो किस प्रकार है वो आगे हम बात करेंगे। जो नगर के जो लोग हैं, इनका जो रहन सहन है वो कैसा था, उनके घर कैसे थे। जैसे नगर है, नगर के अंदर एक मुख्य सड़क निकलती है जिसको राजपथ कहा जाता था, जो समकोण, जो बाकी सड़कें आती थी वो समकोण पे काटती थी, इस प्रकार समकोण पे काटती थी। और इसके जो नगर के अंदर जो घर मिले उनके घर मुख्य सड़क पर न निकल के उनके दरवाजे पीछे की तरफ निकलते थे, अर्थात मुख्य सड़क की तरफ नहीं, पीछे ये जैसे एक रोड होगी तो यहाँ घर होते थे इनके, ये तो इनके जो भी घरों के दरवाजे हैं वो दूसरी तरफ निकलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं निकलते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत अच्छी विशेषता या जो मुख्य विशेषता मानी जाती है। अब सबके घरों का जो भी पानी का जो निकासी थी, निकासी की व्यवस्था वो नालियों के द्वारा थी। घरों के अंदर से पानी मुख्य रोड पे आता था और एक गांव से बाहर कहीं भी चला जाता था पानी, वो पानी की निकालने की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। तो घरों से कैसे निकाला जाता है, घरों का ढांचा कैसा था, उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे हमने मान लिया ये किसी सिंधु घाटी सभ्यता का घर हुआ, किसी व्यक्ति का, ये घर का मुख्य द्वार है, ये पीछे वाली सड़क है। तो मुख्य द्वार के अगर कोई व्यक्ति अंदर घुसेगा तो आगे 5 या 6 फीट की एक दीवार बनाई हुई मिली है। तो व्यक्ति को दीवार से या तो बाएं जाना होता था या दाएं जाना होता। जैसे ही वो बाएं जाके आगे आएगा तो एक खाली सा चौक मिलेगा, नीचे ईंटें लगी हुई। इस चौक में यहाँ एक कुएं के साक्ष्य मिले हैं और एक यहाँ स्नानागार के साक्ष्य। स्नानागार से जल निकासी घर के बाहर से, रोड के आगे से गांव, ऐसे सबके रोडों से गांव के बाहर जल निकासी की व्यवस्था की गई है। जल निकासी कहीं अवरुद्ध ना हो इसके लिए थोड़ी थोड़ी जगह पे यहाँ इनके ऊपर मोहरें बनाई गई है, जो बड़े बड़े ढक्कन लगाए हुए हैं, उन ढक्कन को हटा के इसका कचरा वगैरह निकालने के लिए एकदम उत्तम व्यवस्था की गई है जल निकासी के लिए। इसी कड़ी में जो नगरीय सभ्यता के अवशेषों में सबसे जो मुख्य चीज मानी जाती है, मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है। जो स्नानागार मिला है वो वृहद स्नानागार है, जो ऐसा माना जाता है कि वो धार्मिक अनुष्ठानों वगैरह, कहीं भी जो सोशल गैदरिंग वगैरह हो उनके लिए वो काम में लिया जाता था। जो स्नानागार मिला है वो 11 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा तथा 2.2 फुट गहरा, मतलब अंदर की तरफ ऐसा मिला है। ये उसकी इस आकृति का है। अब वो स्नानागार कैसा था, जो स्नानागार है उसके उत्तर और दोनों दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, ऐसे ये सीढ़ियां बनी हुई है स्नानागार में जाने के लिए।
एक तरफ कुआं बना हुआ है, इस कुएं से यहाँ पानी लिया जाता था तथा दूसरी तरफ उसके जल निकासी का साधन दिया हुआ। इस स्नानागार के जो दोनों तरफ बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं जो वहां नहाने वगैरह के काम में लिए जाते थे। तो ये स्नानागार की अवस्थिति ऐसी थी कि स्नानागार इस प्रकार से बनाया हुआ मिला है। एक स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी मिला है, वृहत अन्नागार, जहां ये माना जाता है, इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि यहाँ मोहनजोदड़ो के लोग अन्न इकट्ठा करते थे। मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई मानी जाती है वो 45.71 फीट से और 15.23 मीटर, ठीक है, ये मानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसमें अन्नागार को लेके समानताएं मिली है। वो समानताएं किस प्रकार की थी? हड़प्पा में हरका नदी के किनारे 6 अन्नागार मिले हैं। कितने? 6। अब इन 6 की जो लंबाई चौड़ाई मानी जाती है वो है 15.23 मीटर से लेके चौड़ाई है 16.9 मीटर। अगर इन दोनों का जो क्षेत्रफल देखा जाता है वो दोनों का क्षेत्रफल एक समान निकलता है 838.1025 मीटर। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मित्रों उस समय जो दूरी है वर्तमान में जो देखी जाती दोनों शहरों के बीच में वो 485 किलोमीटर के करीब है। कितनी? 485 किलोमीटर के करीब। लेकिन जो अन्नागारों में समानता देख सकते हो उतनी कितनी कि दोनों का यहाँ 6 अन्नागार है, यहाँ एक वृहत अन्नागार है, तो दोनों का जो भी क्षेत्रफल है वो एक माना जाता है। तो मतलब बहुत गहरी समानताएं थी, चाहे किसी भी चीज को लेके बनाई गई हो। 485 किलोमीटर उस समय ना आने के साधन थे, ना इतने कुछ कनेक्टिविटी थी आपस में, तब भी इतनी गहरी समानताएं मिली है दोनों के बीच में। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं ये 2 बड़े शहर थे। इनके जो शहर बसे हुए थे वो त्रिभुजाकार आकृति में बसे हुए थे। जैसे कश्मीर में मांडा ले लेते हैं हम, मांडा कश्मीर में, और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में है, ये कश्मीर में है। और यहाँ सुतका गेडोर मान लेते हैं, सुतका गेडोर। तो ये त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ आलमगीरपुर कर देते हैं मेरठ। तो इसकी जो नगरीय व्यवस्था थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो कैसी अवस्था में थे? तो बोला त्रिभुजाकार स्थिति में फैले हुए थे, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल माना जाता है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। वर्तमान में इसके 2800 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, ठीक है। 2800 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा जो स्थल पाए गए हैं वो गुजरात में, सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं, ठीक है। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, आजादी से पहले बहुत कम खोजे गए हैं। इस कारण मित्रों ये सारी इतनी नगरीय व्यवस्था के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता का भी नाम दिया गया। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुतायत जिसका उपयोग किया गया वो कांसे का उपयोग किया गया। कांसा जो तांबा और टिन दोनों के मिश्रण से बनता है, तो इसके कारण इसको कांस्ययुगीन सभ्यता का भी नाम दिया गया, ठीक है मित्रों। अब सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के ऊपर चलेंगे कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनकी कृषि कैसी थी, व्यापारिक वगैरह कैसे थे। तो कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र वर्तमान में जो क्षेत्र माना जाता है वो क्षेत्र पाकिस्तान में ले लो या गुजरात का इलाका ले लो, कहीं वो एक सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है मित्रों वर्तमान में, जहां 15 सेंटीमीटर बरसात औसतन मानी जाती है साल की। वर्ष भर में 15 सेंटीमीटर बरसात मानी जाती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इतिहासकारों ने जहां उत्खनन की है तो उनको वहां से एक विस्तृत भूभाग में कृषि के साक्ष्य मिले कि बहुत उच्चतम लेवल की वहां कृषि होती थी। वो किस प्रकार होती थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु, रावी, उस समय हरका, सरस्वती, इन नदियों के किनारे शहर बसे हुए थे, उनके किनारे मिली। क्योंकि उस समय सिंधु नदी भी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। सिंधु नदी मानसरोवर से निकल के सिंधु ये पाकिस्तान में
आके अरब सागर में गिरती थी, जिसके किनारे ये मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुतका गेडोर वगैरह, और ये इसकी सहायक नदी रावी में हड़प्पा, ये सारी मिलती थी। सिंधु नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहा के लेके आती थी। जलोढ़ मिट्टी के कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण वहां के लोग बहुत अधिकाधिक कृषि करते थे। और सिंधु घाटी के लोग जो इतने वृहत अनागार मिले, उनमें अपने अनाज का स्टोर भी करते थे। तो वो अनाज उनके जो भी नगरीय लोग थे, जितने पुरोहित हो जाओ, जितने व्यवसाय करने वाले लोग हो, सबके लिए भरपूर मात्रा में मिलता था। तो अनाज में खेती किसकी होती थी? गेहूं और जौ। दो फसल ऐसी है यहाँ, ये दो किस्मों में पाया जाता था। कितनी? दो किस्म मिली है गेहूं और जौ की। दो, एक निम्न किस्म, एक अच्छी किस्म, बहुत अच्छी किस्म जो गेहूं और जौ की मिली है। बाकी इसमें मटर भी मिले हैं, राई भी मिली है, कपास। जो कपास की खेती के साक्ष्य जो मिले हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यता में मिले हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो इतिहासकारों ने माना है कि कपास की खेती के जो सर्वप्रथम जो किसने किए, तो वो माना जाता है कि कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। ठीक है। और इनके साथ चावल मिले। चावल के साक्ष्य मित्रों लोथल से मिले। ये यहाँ खेती के साक्ष्य मिले हैं, बहुत अच्छी किस्म की खेती। तो वर्तमान लेवल में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ खेती क्यों नहीं हो रही? क्या कारण हो सकते हैं? कि मित्रों, जैसा माना जाता है कि हर 200 या 300 सालों में जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, 200-300 सालों में जलवायु में परिवर्तन होता है। मोहनजोदड़ो और ये सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। पक्की ईंटों का उपयोग, तो पक्की ईंटों का उपयोग ऐसे तो हो नहीं सकता। पक्की ईंटों के लिए मिट्टी की जो ईंटें बनी उनको पकाने के लिए लकड़ियां चाहिए, और लकड़ियों के लिए वनों को काटना पड़ेगा। तो वनों की कटाई से लकड़ियों का जो उपयोग है वो बहुतायत से शहर में नगरीकरण के लिए भी किया गया है, तथा ईंटों को पकाने के लिए भी किया गया है, ईंधन के रूप में भी किया गया है। तो एक काफी वर्षों तक अगर इनको उपयोग में लिया जाए तो निश्चित है मित्रों, वनों की कटाई से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जो फर्क पड़ रहा है, तो उस समय तो पड़ना ही था। इसके कारण धीरे धीरे जो कृषि के जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो धीरे धीरे निकल के आया। वहां कृषि कम होना शुरू हो गई। लेकिन जब इसका जो कालखंड माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो कृषि थी वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी, और बहुत अच्छी तरीके से कृषि वहां होती थी। ठीक है, ये ठीक है। कपास के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, जिसको यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते हैं, जो अपने सिंधु का अपभ्रंश माना जाता है। यहाँ कपास मिला, इसके कारण सिंधु यहाँ इसका अपभ्रंश माना जाता है। ठीक है मित्रों, अगला लेंगे पशुपालन। पशुपालन में मित्रों यहाँ गाय बैल के साथ ऊंट, ठीक है, गधा, कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं, बकरी, भेड़, गेंडा, हाथी। तो पशुपालन में मित्रों इतने जानवरों के मतलब साक्ष्य मिले हैं। गेंडा और हाथी है वो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जो जॉन मार्शल ने नाम दिया है ऐसे एक मूर्ति को पशुपतिनाथ। उसके दाईं तरफ गेंडे और हाथी की मूर्ति मिली है, जिससे माना जाता है कि वहां के लोग गेंडे और हाथी से परिचित थे। गाय से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने परिचित नहीं थे, माना जाता है कि ज्यादा उत्खनन से उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कुबड़ वाला बैल कैसा? कुबड़ वाले बैल की जो मृण मूर्तियां हैं या मुहरों पे जो आकृतियां वो सबसे ज्यादा मिली है। तो माना जाता है कि कुबड़ वाले बैल को ये पूजते भी थे और बहुतायत से उपयोग में भी लिया जाता था कुबड़ वाले बैल का। ऊंट और गधे के कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं। तो इसके आधार पर माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माल ढोने के लिए इन दो पशुओं का उपयोग करते थे। बाकी कुत्ते, बकरी और भेड़ का उपयोग भी बहुतायत से किया जाता था। पालतू कुत्तों का, बकरी और भेड़ के लिए, अपने दूध के लिए, इनसे उपयोग के लिए माना जाता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता में लेके जो विवाद चलता है या अभी भी असमंजस में, वो किसको लेके है? घोड़े को लेके। क्यों? घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो गुजरात के सुरकोटदा, गुजरात के सुरकोटदा में क्या है कि घोड़े की एक मृण मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो में थोड़े बहुत अवशेष मिले हैं। तो इसको लेके अपभ्रंश अभी भी बना हुआ है मित्रों कि वहां घोड़े के साक्ष्य थे या नहीं थे। तो माना जाता है कि अगर घोड़े के बारे में इनको जानकारी थी, लेकिन इनके जो बाकी बहुतायत से जितना उपयोग किया गया सभी जानवरों का या जितनी जानकारी मिलती है उतनी घोड़े की जानकारी नहीं मिलती है जितनी अपने को घोड़े की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। क्योंकि ऋग्वेद की जो भी संस्कृति थी वो अश्व केंद्रित थी मित्रों, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अश्व केंद्रित नहीं थी। सिर्फ एक दो जगह साक्ष्य मिलने से पूरी सभ्यता का ऐसा नहीं मान लिया जाता जैसे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं मित्रों। ठीक है, इनके बारे में इतने साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन हो गया। अब इनका व्यापार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता जैसे मैंने बता रखा है मित्रों, अन्नागार मिले हैं, बहुत वृहत अन्नागार मिले हैं। तो वृहत अन्नागार में अनाज को स्टोर किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है वो धातु की। ठीक है, सबसे ज्यादा अपने पत्थरों पे और कांस्य पे निर्भर थे, तो धातु इनको नहीं मिलता था। तो धातु के लिए क्या करते थे? वस्तु विनिमय, अपने अनाज को देके वहां से धातु प्राप्त करते थे। तो जो इनको व्यापारिक केंद्र मिले हैं वो मेसोपोटामिया से इनके साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच में एक जगह पड़ती है मेहुला, जो इनका व्यापारिक केंद्र माना जाता है। ठीक है मित्रों, मेहुला सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। इनके मेहुला के पास जो दो जगह मिलती है, दिल्लीमन तथा मक्कन। ठीक है, दिल्लीमन फारस की खाड़ी में पड़ती है, फारस की खाड़ी में एक जगह है दिल्लीमन। तो ये दो जो शहर है, ये भी दो एक शहर है। ठीक है, ये मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से इसके बारे में मेहुला के बारे में और इनके बारे में जानकारी मिलती है, इन शहरों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया संस्कृति से ये वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे। व्यापार किसके द्वारा होता था? नदियों के द्वारा होता था। मेसोपोटामिया किसके किनारे है? दजला और फेरात नदियों के किनारे है। ठीक है, तो इनका जो आपस में व्यापार होता था वो नदियों के द्वारा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज देके यहाँ से धातु प्राप्त करते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का साक्ष्य मिलते हैं कि दक्षिण में वो अनाज देके सोने के और बाकी आभूषणों का विनिमय करते थे। तो मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय ही मुख्य था, ये माना जाता है। वस्तु विनिमय ही मुख्यतः माना जाता है यहाँ का। ठीक है मित्रों, अब यहां मृदभांड। मित्रों, काले और लाल रंग के मृदभांडों का उपयोग किया जाता था, जिसमें मिट्टी के बर्तनों के ऊपर सफेद कलर के घेरे भी बनाए जाते थे, सफेद कलर के घेरे। ठीक है, वृक्ष की मूर्ति भी वृक्ष का भी चित्रण किया जाता था, कहीं कहीं मनुष्य का भी चित्रण किया जाता था। तो जो मृदबाण मिले हैं वो मृदबाण कैसे थे? चित्रकारी पूर्ण मृदबाण, जिसपे विभिन्न प्रकार की ये आकृतियां, जैसे इनके पशु वगैरह सबकी आकृतियां उकेरी हुई मिली है। तो जो मृदबाण है वो चित्रकारी पूर्ण मृदबाण मिले हैं, बिल्कुल नॉर्मल मृदबाण नहीं है कि उन पर और किसी आकृति नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी हुई मिली है। यहां से लगभग 200 प्रकार की मोहरें मिल चुकी है। अभी तक 200 प्रकार की मोहरें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। उन मोहरों में लगभग एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला जानवर मिला, जिसको गैंडे की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जिसमें बाकी जानवरों की भी आकृतियां उकरी हुई है। मोहरों के ऊपर भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इन सब की आकृति उकरी हुई मिली है। प्रतिमाएं, जैसा कि मित्रों मैं आपको बता चुका हूं, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, नर्तकी नग्न अवस्था में है। ठीक है, कांस्य की मूर्ति है वो। एक हाथ उसके कमर पे रखा हुआ है, एक हाथ कमर पे रखा हुआ है, एक हाथ है हाथों में, दोनों में चूड़ियां। ये कांस्य की मूर्ति मिली है। तथा
एक साधु की मूर्ति मिली है, दो टांगे एक दूसरे के ऊपर योगासन की स्थिति में बैठे हैं, और एक तिब्बतिया सोल जिसमें ये मैंने आपको मित्र बना रखे, ऐसे ऐसे चित्र बना हुआ तिब्बतिया सोल के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ और मिले हैं मृण मूर्तिकाएं, जो मृण मूर्तिकाएं बोली जाती है खिलौने वगैरह की, वो उनके भी साक्ष्य मिले हैं। मृण मूर्तिकाओं को टेराकोटा भी कहा जाता है मित्रों, टेराकोटा, जो खिलौने के रूप में मिली है कई जगह। ठीक है मित्रों, जो मृण मूर्तियां खिलौने के रूप में मिली है और बहुत सरल आकृतियों में मिली है, सरल आकृतियों में, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता वगैरह की आकृतियां बनी हुई मिली है। ठीक है मित्रों, अब हम जानेंगे उनका उद्योग कैसे थे। ठीक है, तो जैसा मित्रों मैंने आपको बता दिया कि उनके बर्तन बनाने, मृदबाण बनाने का उपयोग किया जाता, तो चाक पे बर्तन बनाए जाते थे, पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता, बता चुके हैं। खेती का तो उपयोग किया ही जाता था। धातु का उपयोग, जैसे ये वस्तु विनिमय के द्वारा धातु कहीं से लाया जाता था। मृण मूर्तिकाएं, जिसमें मूर्तियां और खिलौने बनाने के साधन थे। जो मन के बनाने का कारखाना है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं हम, लोथल और चौंदड़ों में मन के बनाने का कारखाना भी मिला है। ठीक है मित्रों, व्यापार वाणिज्य का आपको बता दिया अच्छी तरीके से। मुद्रा प्रणाली का उपयोग नहीं था, वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। मित्रों, यहाँ सोना प्राय कश्मीर और कर्नाटक से प्राप्त किया जाता था, जबकि तांबा टिन खेतड़ी से तथा चांदी ईरान के पर्सिया से प्राप्त की जाती थी। ये मित्रों नोट्स आप बना के कर लेना कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त किया जाता था। ठीक है मित्रों, लोथल से फारस की एक मुहर मिली है, जो मानी जाती है कि बहुत अच्छी, यानी जिसका मुख्य साक्ष्य माना जाता है लोथल से, तो वो वहां से आपस में व्यापारिक संबंध थे। ठीक है मित्रों, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है, जिसके द्वारा इनका व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। इनके द्वारा ये यानी व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, जो मैंने आपको मेलुहा तथा दिलमुन और माकन शहर बताए हैं, वो मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख से उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे हम उनका धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन कैसा था उनका? बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ठीक है, और वहां से जो ज्यादा मूर्तियां मिली है वो स्त्री रूप में मिली है, तो उनको ऐसे माना जाता है कि वो मातृ देवी की पूजा ज्यादा करते थे, क्योंकि मातृ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो बहुत कम मिली है। इसके आधार पर माना जाता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। जो धार्मिक जीवन में उनमें जो माना जाता है, पशुपति शिव की जो मूर्त है वो काफी लोकप्रिय मानी जाती है। पशुपति शिव की मूर्ति में आपको मैंने पहले बता दिया, गेंडा और हाथी की मूर्ति एक तरफ थी, एक तरफ बाघ था। ठीक है, और एक तरफ हिरण भी था। ठीक है मित्रों, तो पशुपति शिव की जो मूर्ति है उनमें ये माना जाता है कि इसमें एक तरफ गेंडा आती, एक तरफ बाघ और हिरण था। ठीक है मित्रों, और वो बैल, एक तरफ बैल माना जाता है मित्रों। तो ये पशुपतिनाथ की जो पशुपतिनाथ की मूर्ति, इनका नामकरण किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल वही है जिन्होंने जो सर्वप्रथम शहर मिला था हड़प्पा, तब इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता सजेस्ट किया था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी होना चाहिए। ठीक है मित्रों, इसके साथ उनका धार्मिक जीवन में और क्या क्या था? इस समय लिंग और योनि की पूजा का भी प्रचलन था। वृक्ष को भी पूजा करते थे तथा पशु पक्षियों की पूजा करते थे। वृक्ष कौन से? वृक्ष मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में कोई मुहरें ऐसी मिली है जिसके ऊपर पीपल के पत्ते बने हुए थे, मतलब पीपल के पत्ते बने हुए थे, तो वो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है मित्रों। वो माना जाता है, जो वर्तमान में भी चला रहा है कि हम लोग भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। जादू टोने टोटकों से विश्वास करते थे। अनेक ताबीज मिले जिसके आधार पर इतिहासकारों ने बोला कि टोने टोटकों में विश्वास करते थे। स्वास्तिक का भी चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह जो हड़प्पा से मिला वो मुख्य माना जाता है। हवन कुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, जिसमें आहुतियां दी जाती थी। पशुओं की हड्डी मिली है, जिसके आधार पर माना जाता है कि पशुओं की बलि दी जाती थी और यहाँ इनको मांसाहारी भी माना गया है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से जो ब्रज स्नानागार मिला मित्रों, आपको बता चुके हैं कि वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम में लिया जाता था और मृत्यु के बाद संभवतः आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन में इनमें ऐसे कोई राजा के साक्ष्य नहीं मिले, आपको बता चुके हैं। पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग ही शासन कर रहे थे। सामाजिक जीवन में मात्र सत्तात्मक परिवार रहता था इनका और शांतिप्रिय लोग थे। ठीक है मित्रों, ये तो उनके हो गए किस किस कारण क्या क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के
जो पतन किस कारण हुआ, पतन के जो कारण है वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं मित्रों। तो जो सिंधु घाटी का जो पतन माना जाता है 1900 बीसी से प्रारंभ माना जाता है, लेकिन इसके कोई कोई जो नगर थे वो बाद में भी बने रहे, लेकिन जो पतन की शुरुआत मानी जाती है 1900 से मानी जाती है। इसके पतन में विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे मार्टिनमर और व्हीलर ने माना कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। इसके प्रमाण में बोला इन्होंने हड़प्पा से नरकंकाल तथा ऋग्वेद में हरियापुरिया शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है मित्रों, बाढ़ जो के कारण इसका पतन माना जाता है वो मार्शल और मे के द्वारा माना जाता है। उन्होंने माना है कि नदियों के किनारे होने के कारण इनका पतन हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन अम्लानंद घोष और ओरल सटाइन ने माना है। महामारी के कारण जो पतन माना वो कैनेडी ने माना है। दमेत्री ने कहा है कि भयानक विस्फोट की कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तथा एम.आर. शाह ने बोला है जल पलायन के कारण काफी समय तक जल भरा रहा, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और कई इतिहासकारों ने ऐसा बोला है कि नदियों ने अपना जो भी ये रास्ता बदला या उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो इस आधार पर निष्कर्ष ये निकल सकता है और हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विस्तार यानी क्षेत्र में फैली हुई थी और किसी एक कारण से इसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत दूर दूर से इसके शहर थे, नगर थे। तो हर नगर के पतन के लिए कोई न कोई अलग अलग कारण रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक साथ नहीं हुआ बल्कि अलग अलग समय पर हुआ, क्योंकि ऐसे भी शहर मिलते हैं जिनका पतन बाद में 1900 से तो पतन प्रारंभ हुआ, लेकिन कोई 1750-1700 तक भी इसके शहर बने हुए हैं। मित्रों, जितना हो सकता है आपको 2 भागों में पढ़ाने का प्रयास किया गया। एक पार्ट में पहले शहर बताए गए, दूसरे में इनका आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन तथा इसके पतन के कारण बताए गए हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। जहां जहां आपको मुख्य लगे वहां नोट्स बना दिए जाए, सारा नोट्स ही है, नोट्स की तरह आपको पढ़ाया गया है। तो मित्रों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।